नमस्कार प्रिय मित्र। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आपको जो मैं कह रहा हूँ वो सुनना अच्छा लगता है। मैं इसी विश्वास पर कुछ ऐसी आपको बातें बताऊँगा जिन पर सहज विश्वास नहीं हो पाता। आज मैं आपको बता रहा हूँ एक ऐसे ज्योतिषी के बारे में, या उसे क्या कहेंगे, एक ऐसे त्रिकालदर्शी पुरुष के बारे में जो मुझे मिले थे। बात लगभग 30 साल पहले की है। मैं अपने कॉलेज के विद्यार्थियों को राजस्थान की यात्रा पर लेकर जा रहा था। हम लोग माउंट आबू जा रहे थे, जहाँ हमने एक किला महल जैसा एक पुराना रिज़ॉर्ट जो था, जो अबैंडन्ड पड़ा हुआ था, उसको ठीक करवाया था। हमारे छात्र गए थे कि हम वहाँ रहेंगे। तो मेरे साथ मेरी पत्नी स्नेहसुधा थी और 35 छात्र छात्राएं थे। हम रेलगाड़ी में साथ साथ जा रहे थे। आबू रोड तक की ट्रेन थी। आबू रोड स्टेशन आने वाला था, वहाँ हमें उतरना था। विद्यार्थी रेलगाड़ी में अलग अलग जगहों पर बिखरे हुए थे, जैसे कि वो अपने अपने ग्रुप बना लेते हैं और अध्यापकों से थोड़ा सा दूर होने की कोशिश करते हैं। हाँ, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो अध्यापकों के साथ ही बैठना पसंद करते हैं। तो ऐसा ही था। तो विद्यार्थी जो मेरे साथ बैठे हुए थे, उनमें से ही मैंने 2 को कहा कि भई आप रेलगाड़ी में, चूँकि डिब्बे एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो आप भी देखो, आप पीछे की तरफ जाओ और मैं आगे की तरफ जाता हूँ। अब मैं उन्हें सजग करने के लिए ही गया था कि जल्दी से उतरना होगा। डिब्बे के एक भाग में मैंने देखा कि एक बुज़ुर्ग जिन्होंने गांधी टोपी पहनी हुई थी, एक यात्री की हस्तरेखाएँ देख रहे थे। मैं आगे बढ़ गया, लेकिन उन व्यक्ति की हस्तरेखा देखते हुए जो छवि थी, वो मेरे दिमाग पर अंकित रही और मैं बहुत सोचूं कि ये छवि क्यों मेरे साथ साथ है, किंतु वो छवि मेरे साथ ही रही। तो ये बात मुझे कौंध रही थी। अब विद्यार्थियों को आगाह करके जब मैं वापस लौट रहा था, तो मैंने पुनः उन बुजुर्ग को देखा। अब वो किसी और की रेखाएं देख रहे थे। इस बार वो पैरों की रेखाएं देख रहे थे। अब उन्होंने भी मुझे देख लिया। हमारी नज़रें मिलीं और मैं अपनी सीट की ओर बढ़ता गया। आश्चर्य है कि अब उनकी मुझसे दृष्टि मिल जाने वाली छवि मेरी आंखों के आगे छाई रही। मैं बहुत परेशान सा भी हुआ कि ये क्या बात है। ऐसा तो कभी होता नहीं है कि मैं वही जो उनका पोज था, जिस तरह से वो मुझे देख रहे थे, वही छवि मेरी आंखों के आगे छाई रही। मैं अपनी सीट पर बैठा ही था और सुधा को अभी बता ही रहा था कि ऐसा हुआ है, कि वे सज्जन मेरे पास आ गए और पूछने लगे, यहाँ बैठ सकता हूँ? मुझे तो उनको बिठाना ही था। मैंने बहुत आदर से उनको बिठाया। वे मुझसे बोले, आपसे जो नज़र मिली, तो मैं आपसे मिलने के लिए आपके पीछे-पीछे आ गया और आपकी जो छवि है मेरी आँखों के में बस गई। अब मुझे आश्चर्य हुआ कि जो मेरे साथ हो रहा है वो उनके साथ भी हो रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि क्या आप ज्योतिषाचार्य हैं? आप रेखाएँ देख रहे थे। उनके हाँ कहने पर मैंने अपना हाथ उनके आगे बढ़ा दिया, क्योंकि ऐसा होता है ना, जब पता चलता है कि कोई डॉक्टर है तो अपनी बीमारी बताने लगते हैं, और जब पता चलता है कि ये रेखाएं देख सकते हैं तो हम अपने हाथ आगे बढ़ा देते हैं। मेरे हाथ की रेखाएं देखकर उन्होंने मुझे जो कुछ कहा वो बाद में सच निकला। जैसे ही मेरा हाथ उनके हाथ से मुक्त हुआ, तो आसपास बैठे विद्यार्थियों ने अपने अपने हाथ उनके आगे कर दिए, जैसा कि होता है। वे एक-एक करके सबके हाथ देखते रहे और उनको बताते रहे। उनमें से 2 बच्चियाँ तो ऐसी थी जो लिख भी रही थी अपने बारे में। विद्यार्थियों में एक प्रथम वर्ष का एक ऐसा छात्र था जो बड़ा बुद्धू सा लगता था, और वो बार-बार उनके आगे हाथ करे और वो हर बार उसका हाथ झटक दें। अब मैं देख रहा था, मेरा ही विद्यार्थी है, वो उनके आगे हाथ करता है, वो उसका हाथ झटक देते हैं। तो मुझसे रहा नहीं गया। तो मैंने ज्योतिषी जी से निवेदन किया कि आप इस बच्चे का हाथ क्यों नहीं देख रहे? तो इस पर उन्होंने तनिक रोष से में कहा, इसका हाथ क्या देखूं? ये तो हत्यारा बनेगा। मैं इसको पैरों में बेड़ियां डाले जेल में देख रहा हूँ। मैं इसके आगे कुछ नहीं कहूँगा, ना किसी का हाथ देखूंगा। ये कहकर वे उठकर अपनी सीट की ओर बढ़ गए। हम सब सकपकाए से उसी छात्र को देख रहे थे जिसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। तो मैं पीछे-पीछे जोशी जी के पास गया। मैंने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आइए तो।
मैंने कहा कि कहते हाँ, वो मैं जिस बच्चे का हाथ देख रहा था, चलो उसका पूरा कर लेता हूँ, तो वो आ गए। अब वो जिस बच्चे का हाथ देख रहे थे वह उसी गाँव का था, जिस गाँव में वो बच्चा था जिसका हाथ उन्होंने झटक दिया था। ये जो बच्चा था ये अपेक्षाकृत काफ़ी सुदर्शन था। उन्होंने उसका हाथ देखा और देखने के बाद कहते, अरे सब कुछ ठीक है, लेकिन ये क्या, तुम तो इस लड़के के अधीन काम करोगे। तो उन्होंने उसी लड़के की तरफ इशारा किया जो दूसरा लड़का बैठा हुआ था। और आपको बताऊं कि वो ना सफ़ेद रंग की उसने निक्कर पहनी हुई थी, और जब कोई विद्यार्थी या कोई भी कुछ मजाक करता, जोक सुनाता, तो वो बड़े भद्दे ढंग से हंसता था, अपने दोनों हाथ अपनी निक्कर में मारता था, हा 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 करके। तो बहुत अजीब सा लगता था उसको देख करके। तो हम उसी देखने लगे। तो अब वो जो लड़का था जिसको कहा गया कि तू तो इसके अंतर्गत काम करेगा, उसको भी बड़ा अजीब सा लगा। खैर, वो चले गए अपनी सीट की ओर, और हम उन दोनों छात्रों की तरफ देखते रहे, कुछ सोचते रहे। आबू रोड स्टेशन आया, सब उतर गए। तो मैंने प्लेटफॉर्म पर उन ज्योतिषी जी को ढूंढने का बड़ा प्रयास किया। देखा यात्रियों की तरफ, इधर उधर, बच्चों को भी कहा जो मेरे साथ बैठे थे कि देखना वो कहीं है, किंतु वे फिर नज़र नहीं आए। हमारा टूर समाप्त हो गया। वापस दिल्ली पहुंच गए, और पहुंचकर भी कभी कभी हम उन जोशी की चर्चा करते थे। कम से कम मेरे घर में मैं और मेरी पत्नी सुधा तो इस बात की चर्चा करते थे कि देखो जो जो वो बता रहे हैं, क्योंकि जो जो उनका बताया ठीक हो रहा था, तो हम तब तब उनके बारे में ज़्यादा बात करते थे। और वो जो सुदर्शन छात्र था वो हमारे पश्चिम बिहार में ही हमारे घर के पास ही रहता था। और कालांतर में उसने कॉलेज के बाद अपना कोई ज्वेलरी का काम शुरू किया था, नकली ज्वेलरी का। वो और उसकी बहन दोनों करते थे। और इस बीच में मैं आपको बात बताऊं कि वो जो दूसरा लड़का था जो बुद्धू सा था, यादव था उसका नाम, मृत्युंजय यादव। तो मृत्युंजय जो बुद्धू लड़का था वो तीसरे साल में आते आते कुछ इतना स्मार्ट सा हो गया कि सब लोग आश्चर्य करते थे। भाषण वाषण देने लगा था, नेता बन गया था। और हमारे कॉलेज में प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होता है। मैं भी अपने टाइम में जब कॉलेज, इसी कॉलेज में पढ़ता था, हिंदू कॉलेज में, तो मैंने भी वो चुनाव लड़ा था। तो मैंने थर्ड ईयर में ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, तो मृत्युंजय ने चुनाव लड़ा था और वह कॉलेज का प्राइम मिनिस्टर बना था, और सफल प्राइम मिनिस्टर था। जबकि उसकी जो माता जी थी वो एक राजनेता थी। और वो मेरे घर एक बार आकर उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरे बच्चे को आप राजनीति से दूर रखिए, इसको इलेक्शन ना लड़ने दें। तो मैंने कहा कि बहन जी मैं उसको कैसे रोक सकता हूँ, मैं भी जब उसके जितना था और इसी कॉलेज में पढ़ता था, मैंने भी ये इलेक्शन लड़ा था, और मैं इसको बुरा नहीं मानता। हम वहाँ संसद का अभ्यास करते हैं। परंतु वो बच्चा जो है वो जीत गया। अब उसके बाद कॉलेज से विदा हो गए। अब बहुत, यानी उसके बाद कभी इससे संपर्क नहीं हुआ, कोई ना उसके बारे में कोई बातचीत हुई। अब उस छात्र के कॉलेज से विदा होने के लगभग 10-12 साल हो गए होंगे। हम अपने मसूरी वाले फ्लैट में, जहाँ हम छुट्टियों में चले जाते थे सपरिवार, तो वहाँ हमने एक टेलीविज़न छोटा सा रखा हुआ था, ब्लैक एंड वाइट, कि जब हम जाते थे तो उसको उठा कर के अपने नियत स्थान पर रखते थे, और एंटीना उठाया, एंटीना बाहर बरामदे में लगाते थे, उसको सेट करते थे, जैसा कि अमूमन होता है। तो वहाँ समय बहुत होता था, फ़ोन नहीं था, घंटी नहीं बजती थी, तब ये मोबाइल भी नहीं होते थे। तो हम अ, नाश्ता करने के साथ साथ उस टीवी पर समाचार देख रहे थे। तभी अचानक हमने देखा कि टीवी के पर्दे पर हाथों में हथकड़ियाँ और पैरों में बेड़ियाँ पहने एक अपराधी को दिखाकर बताया गया था कि उसने 3 महिलाओं का बलात्कार किया और 2 हत्याओं के केस उस पर चल रहे थे। तो उसकी पेशी को लेकर के कोई समाचार था। तो हमारा नाश्ता तो वहीं का वहीं रह गया। वो मृत्युंजय ही यादव ही था। और वो जो केस था, बड़ा मशहूर केस था दिल्ली के रोहनी इलाके में, विश्वास जी का। विश्वास, श्री विश्वास जो थे वो एक आईएएस अधिकारी थे, और उनकी पत्नी, उनकी माताजी और उनकी एक सेविका, इन तीनों के रेप का केस था मृत्युंजय पर। तो चूंकि अखबार में उसका नाम कुछ और आता था, शायद पप्पू यादव आता था, ऐसा कुछ था। तो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, ऐसे कौन सोच सकता है।
तो वो देखा। अब आप समझ गए होंगे कि वह अपराधी हमारी यात्रा में बुद्धू सा दिखने वाला छात्र था और उसका हाथ ज्योतिषी जी क्यों नहीं देखना चाहते थे। जब मैं ये घटना याद करता हूँ तो मेरी आंखों के सामने उन ज्योतिषी जी की दो छवियाँ कौंधती हैं। एक, जब मैं ट्रेन में बच्चों को आगाह करने गया तो उन्होंने मुझे देखा नहीं था, किसी के हाथ देख रहे थे। और दूसरी छवि, जब मैं आया और वो किसी के पैर देख रहे थे और उनकी नज़रें मुझसे मिली, तो वो छवि मेरे को आज भी अंकित हो जाती है। मैं आज इतना ही। और कभी-कभी मैं आपको इसी तरह के और अपने अनुभव बताता रहूँगा। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पर हमें सहज विश्वास नहीं होता, पर आप इस विश्वास को लेकर चलिए, मेरे विश्वास के साथ, कि ये मेरा अपना अनुभूत सत्य है। नमस्कार, मैं हरीश नवल, दिल्ली, भारत।